ठीक है। ओके, मुझे अगर मास और लेंथ दे दिया होता तो फिर मैं उसको भी सब्स्टिट्यूट करके डाल देता। चलो ये इस बार आप कर पाओगे, ये आसान है। देखो मैं करता हूँ, चेक करो। सबसे पहली चीज है, जब ये ब्लॉक यहाँ पे चढ़ चुका होगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये चढ़ चुका है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू वेज देखोगे तो वो अलोंग द सरफेस आएगा, राइट, है ना। अलोंग द सरफेस जब हम मार्क करेंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू है, यही तो कह सकते हैं ना, राइट। बट ये तो इस फ्रेम के ऊपर भी है। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को कुछ भी v2 मानता हूँ, मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज v2, तो v2 इसमें वेक्टोरियली तो ऐड होगा ही। और ये v2 और ये v1 टू का जो रिजल्टेंट है, ये क्वेश्चन उसने दे रखा है, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये v1 है और ये एंगल आपका 30 है, और ये वाला एंगल टोटल कितना है, 60 है ना, राइट, है ही नहीं है। Yes, sir. दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पे है, रिजल्टेंट 30 डिग्री पे है, तो इससे कुछ अच्छा चीज स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के This is the equal magnitude one. हैं। तो इसका मतलब है यहां से हमको इमीडिएटली पता चल गया कि v2 शुड बी इक्वल टू v12 होना चाहिए। आई बात समझ में, क्योंकि रिजल्टेंट आपका 30 डिग्री पे है। ऑल्सो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि v1 की वैल्यू विल बी 2v2 इंटू कॉस ऑफ 30, राइट, है ना। v2 cos 30 Yes, plus sir. v2 cos 30 and that becomes 2v2 cos 30। Are you getting it? तो यहाँ से आपको v1 और স্যার v2 এটা একটু রিপিট করবেন, কেন v1 is equal to 2v2 cos 30? क्या क्या है, फिर से बोलो बेटा। v1 is equal to 2v2 cos 30 কি করে হলো একবার বলবেন? सिंपल ज्योमेट्री है, ये v2 है, ये भी तो v2 ही है ना, ये दोनों v2। ও আচ্ছা, রাইট, আচ্ছা, ওকে। तो यहाँ से तो कंपोनेंट इसका ले लिया, इसका कंपोनेंट, ठीक হ্যাঁ है, হ্যাঁ হ্যাঁ। ठीक है, ज्योमेट्री, जस्ट लाइक ज्योमेट्री और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको ये v1 v2 का रिलेशन तो मिल गया, राइट, ठीक है। कुछ लोग जो ये कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे कंसेप्चुअल मिस्टेक ये कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे v1 लिख दिया और इसको आपने v2 लिख दिया, अब बोला v1 cos 30, इधर का कंपोनेंट ये आपका v2 से मैच करना चाहिए। ये क्यों, ऐसा क्यों मैच करेगा, ऐसा कोई रूल तो नहीं है। रूल ये है कि रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट में क्या होता है, वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते और उसके अलावा अगर आप कंपोनेंट लेते तो दोनों का वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या था, सेम आता। जब उसको यूज करते तो भी ये रिलेशन मिल जाता आपको। आई बात समझ में आपको, ठीक है, यू कुड हैव गॉट दैट। मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन यूज करते अपने आप ही वो रिलेशन आपको मिल जाता, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपको मिल चुका है v1 और v2 के बीच में, वो कितना है, v1 इक्वल टू √3v2 है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगर मैं इस कंबाइंड मास सिस्टम के लिए अगर मैं देखूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टली मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। वर्टिकली मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर ही रहा है, और नीचे से जो वेज पे जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा ग्राउंड से, वो भी तो एक्सटर्नल फोर्स है। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो सारा क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, तो इसलिए वर्टिकली आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, बट हॉरिजॉन्टली हम लगा सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये आपका 0 होना चाहिए। तो इससे क्या कंडीशन मिल रहा है आपको, पहले है सॉरी 1 into v0 दैट शुड बी इक्वल टू, अब बाद के लिए लिखेंगे तो 1 into ये था कितना माना था हमने, v1 into cos 30 प्लस 2 into v2, यही है ना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम हमने कंजर्व किया है, तो यहां से आपको मिला v0 इज इक्वल टू, v1 तो खुद ही हमने निकाल लिया था, कितना था वो, √3v2। ये ध्यान रखना कि v1 ने हमने √3v2 ऑब्टेन कर लिया है, तो इसको लिख रहे हैं v2 इंटू √3 और √3/2 मतलब 3/2 हो जाएगा, एंड प्लस 2v2। एंड यहाँ से देखे तो यार है 2 2 4 और 1 5, मतलब 5v2/4, सॉरी 2 आ रही है, 4 3 7 आ रहा है ना, क्या लिख रहा हूँ, 7 आ रहा है, 4 3 7 7v2/2 आ रही है। तो v2 की वैल्यू आपको मिल गई है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2v0/7, एंड देयरफॉर v1 की वैल्यू भी आपको मिल गई है, दैट इज √3 या रादर 2√3v0/7। तो ये आपको वैल्यूज आपको इंडिविजुअली v2 और v1 दोनों ही मिल चुकी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ v0। अभी अच्छा, उसने पूछा था वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज एट द मोमेंट इट लीव्स कांटेक्ट विद द वेज। तो पहले v0 ही निकाल लेते हैं, क्योंकि v0 तो निकालना ही है, उसके बाद फिर उसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। कंडीशन यूज करते हैं अभी। सो व्हाट यू गेट इज एनर्जी कंजर्वेशन आप यूज करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम
इनिशियली, या ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा और ये पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा। बस इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। जब हम लॉस निकालते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं या फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल, राइट। तो इनिशियल कितनी है आपके पास? हाफ इंटू 1 इंटू वी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ इंटू 1 इंटू V1 मतलब है 2√3 V0/7 इसका स्क्वायर एंड प्लस हाफ इंटू 2 V0/7 इसका स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1 इंटू G इंटू 1.45 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हाफ का 2 को RHS में लेके चले जाते हैं, तो हाफ का 2 को RHS में लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा 2.9 G हो जाएगा, या इसको 29 निकल लेते हैं, 29, एंड दैट इज इक्वल टू V0 का स्क्वायर को कॉमन आउट कर लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 2 to the 4, 4 3 12/7, नहीं 12/49, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ, ये 2 तो बाहर निकाल लिया था, एक 2 बच गया था, तो 2 to the 4 to the 8 आ जाएगा 8/49। अब देखो ये आ गया है 49 माइनस 20 मतलब 29 V0 स्क्वायर बाई 49। तुम देखो डेटा कितना अच्छा दिया, ये 29 कट गया सर 4 और V0 का वैल्यू एग्जैक्टली 7 मीटर पर सेकेंड आ गया। सो डेटा वाज वेरी नाइसली गिवन कि परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाए। सो V0 हमें मिल चुका है। अब हमें V0 मिल चुका है, तो ये तो एक पार्ट था, और दूसरा पार्ट उसने पूछा था कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज तो हमने V2 या V12 जो था वो दोनों सेम ही था, तो वेलोसिटी ऑफ V12, सो V12 इज इक्वल टू V2 एंड दैट इज इक्वल टू कितना था, कहाँ गया, दैट इज कम आउट टू बी, कोई लो V2, अच्छा V2 तो हमने निकाला, इधर निकाला ना कहीं पे, आ गया, हाँ V2 was 2V0/7, so this becomes 2V0/7, ये 7 और ये V0 भी तो कट ही गया, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो पहले पार्ट का आंसर ये 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का भी आंसर मिल गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। ये तो आराम से निकाल सकते हैं। जब वो शूट ऑफ किया था तब तो वो ऑलरेडी कितने दूर पे था, 1.45 मीटर पे, राइट। दिस वाज एट 1.45 मीटर्स, और जो शूट करते वक्त उसकी जो सिचुएशन आपको दिख रही थी, दिस वाज V12 एंड दिस वाज V2, तो इसके लिए ये एंगल 60 डिग्री थी। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है उसके पास, V12 इंटू साइन ऑफ 60, और इधर आपका ऐड हो जाएगा, तो ये V12 इंटू कॉस ऑफ 60 लिख सकते हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो आपको पता चल ही चुका है, तो इसके और ऊपर कितना शूट कर रहा है ये आप आराम से निकाल सकते हो। ये वाली हाइट जो है दिस विल बी V12 इंटू साइन 60, इसका स्क्वायर कर लेंगे, डिवाइड बाई 2g कर लेंगे। सो V12 तो आपको ऑलरेडी पता है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आपका 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये 4 4 कट गया, ये 2 3/2 मतलब 1.5, ये 0.15 आ जाएगा, 0.15 मीटर, और 1.45 मीटर पहले से ही था, सो देयरफॉर H max becomes 1.60 मीटर्स, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो डिफिकल्ट नहीं था, आई गेस, ये तो आपको, ये आपने पहले से हाँ किया सर। था observations। इसमें सर हमने मेरा बस कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ कर दिया सर इन द मिडल सर, तो हम्म, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक तो होता नहीं जनरली। ठीक हाँ है, सर पता है। ठीक है। हमने जो क्वेश्चन किया था क्लास में, आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन किया था, राइट। बट कंसेप्चुअली तो सारा चीज यहाँ पे सिखाया था आपको, फिर आपको करने का, नहीं करने का कोई मतलब ही नहीं था, ये करना ही चाहिए था। Sir, I have just one question, sir. यस बोलिए। Sir, in the previous part, sir, means while finding out H max, sir, I used sir like sir the combined mass equation. V1 निकला। हाँ सर, उधर मेरा आंसर आ रहा था सर 49/30।